हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिमा तिवारी है। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवरसिटी क्लासेस पे इंडियन लॉजिक की सीरीज शुरू की थी, जिसमें से हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज इसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम PYQ करेंगे। ठीक है, तो जो 5 लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, वो यहाँ पे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, जो कि 2018 से लेके 2023 तक आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं PYQ, तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफिकल स्कूल अमंग ऑल। मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में बात की हेटेरोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल की। ठीक है, तो कौन कौन से हेटेरोडॉक्स स्कूल कौन कौन से होते हैं जो कि वेदास को नहीं मानते थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? जैनिज्म। ठीक है, ये न्याय संख्या और ये योगा जो है ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्कूल कंसीडर अनुमाना एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, कौन से स्कूल ने अनुमाना को एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज माना था? तो इसमें जो है ये जो बुद्धिस्ट, न्याया, मीमांसा है, अद्वैता, इन चारों स्कूल्स ने, ठीक है, तो इसका आंसर ABCD होगा, अनुमाना को इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज माना। मैंने एक लेक्चर में करवाया है कि कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा स्कूल ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो उसको आप रेफर करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हम बात करेंगे सनिधि, तात्पर्य, योग्यता, आकांक्षा की। अगर आपको याद हो तो हमने वर्बल टेस्टिमनी पढ़ी थी, थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके अंदर हमने बात की थी जो वर्बल टेस्टिमनी देते हैं, जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हमने बात की थी इन चारों चीजों की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से और निकल सकता है कि इसको सीरीज में लगा दीजिए, इसको सीक्वेंस में लगा दीजिए। सबसे पहले आपके पास आता है आकांक्षा। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है योग्यता, तीसरा आपके पास आता है स्वनिधि, और चौथा आपके पास तात्पर्य। अगर ऐसा बोलते हैं कि इसको सीरीज में सीक्वेंस में लगा दीजिए, तो आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकल जाता है। अब इसको हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या था? आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी आप स्टेटमेंट में वर्ड यूज कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो वो हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें मीनिंग निकलना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, याद रख लो, एक्सपेक्टेंसी जहां पे भी आ जाती है ना, या कुछ मीनिंग उसमें से निकलना ही चाहिए, वो चीज आकांक्षा हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई। योग्यता का मतलब कि दो वर्ड्स कभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस आप बता रहे हो वो तो सेम नेचर का होना चाहिए। तो इसके बाद म्यूचुअल फिटनेस होनी चाहिए एंड कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, याद रख लो इसको। अब आता है सनिधि, थर्ड। सनिधि का मतलब क्या होता है? कभी भी लॉन्ग इंटरवल्स नहीं होना चाहिए दो वर्ड्स के बीच में। इसका मतलब प्रोफिटेबिलिटी का मतलब सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। इसका मतलब था क्लोजनेस, सिमिलैरिटीज। समझ आई? तात्पर्य का मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका पर्पस क्या है, जो आप बता रहे हो डिक्शनरी, उसका पर्पस क्या है। तो मीनिंग इंटेंडेड बाय दी सेंटेंसेस। आई होप सबको समझ आ गया ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा, मैंने फून सिलोरिज्म करवाया था, PHUUN। ये फूड सिलोजिज्म मैंने करवाया था अनुमाना के अंदर। ठीक है, इसका मतलब प्रपोजिशन था, इसका मतलब हेतु था, इसका मतलब उदाहरण था, इसका मतलब उपनय था, इसका मतलब नगीमा था। ठीक है, अब जो है इसमें इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज दे दिया और इसका यहाँ पे आंसर दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, इसको मैच करना है। अगर आप जाएंगे पीछे तो मैंने सारा बहुत अच्छे तरह से करवाया, समझ आ जाएगा आपको। अब अगर रीजन क्या था, रीजन किसको कहते थे? हेतु को कहते थे। ठीक है, यहाँ पर रीजन देना होता है। ठीक है, तो अब जो रीजन है यहाँ पे क्या है, मैंने बताया जहां बिकॉज आ जाएगा वहां रीजन आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ थीसिस टू बी एस्टेब्लिश्ड, इसका मतलब कि फून प्रपोजिशन की क्या स्टेटमेंट, क्या टेंटेटिव स्टेटमेंट, क्या हमने बोला कि वहां पे फायर था या वहां पे निकल रही है, स्मोक निकल रही है, इसका मतलब फायर है, तो हमने एक स्टेटमेंट दे दी, टेंटेटिव स्टेटमेंट दे दी। तो वो चीज कहा, वो चीज क्या होगी? ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब अफर्मेशन ऑफ द थीसिस एज प्रूवन। अब जब हम लोग कभी भी कोई चीज को प्रूव कर देते तो वो नगीमा के अंदर आ जाएगा, ये लास्ट वाले के अंदर आ जाएगा। तो हमेशा देयर फोर आएगा वहां पे, देयर फोर देयर इज अ माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, समझ आ गया? अब एग्जाम्पल और उदाहरण की बात कहाँ की गई हुई है? इस ये वाले इसमें उदाहरण। ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा? ये रहा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, किचन का एग्जाम्पल लेके उन्होंने दिया है। आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा है तो आप पीछे जाके लेक्चर को, जो भी हमने करवा रखा है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफिकल रिड्यूस शब्द प्रमाण वर्बल टेस्टिमनी टू द इन्फरेंस। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवाया है कि कौन से ऐसे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया है सोर्स ऑफ नॉलेज को, कौन कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज को। तो वहीं से क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया है। सो इसने बोला यहाँ पे कि जो शब्द प्रमाण वर्बल टेस्टिमनी है, उसको कौन से स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे दो स्कूल्स हैं, वैशेषिका एंड बुद्धिज्म।
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप पीछे जाके लेक्चर को रिफर कर सकते हैं। इसका मतलब बी और सी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, याद रखते जाइए एकदम से। नोइंग सेल्फ ऑफ नोन ऑब्जेक्ट थ्रू इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन, इंद्रियां, बट द एक्जिस्टेंस ऑफ इंद्रिय प्रूव्ड बाय। देखो, शब्द प्रमाण तो वर्बल टेस्टिमोनी की बात की गई है, ठीक है। अर्थपट्टी में बात की गई है, पॉस्टुलेशन की, अजम्पशन की, ठीक है। उपनमा में कंपैरिजन की बात की है, तो क्या बचा, इंद्रिय और सेंस ऑर्गन, अनुमाना प्रमाणा, ठीक है। तो अनुमाना प्रमाणा ने सेंस ऑर्गन और इंद्रिया की एग्जिस्टेंस की बात की है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर दो चीजें, एक हमने पढ़ा था वैलिड सोर्स, जिसको हम प्रमाणा कहते हैं, एक हमने पढ़ा था अप्रमाणा, ठीक है। तो प्रमाणा के अंदर हमारे पास चार सोर्स ऑफ नॉलेज थे, ठीक है। अप्रमाणा के अंदर हमारे पास दो सोर्स ऑफ नॉलेज थे, है ना। दो सोर्स ऑफ नॉलेज से अप्रमाणित है। ये चार सोर्स ऑफ नॉलेज कौन से थे, परसेप्शंस, अनुमाना, है ना, वोवल टेस्टिमनी, उपमना, और इसके अंदर क्या, अनुपलब्धि और अर्थपट्टि था। तो प्रमाणा के अंदर क्या आया, अनुमाना प्रमाणा। तो इसका आंसर अनुमाना प्रमाणा, जिसने एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन की बात की थी, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें है कि अली इज ईदर इन हिज हाउस और एल्सवेयर, अली देवता इज नॉट इन हिज हाउस, देयरफॉर अली देवता इज एल्सवेयर। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो अली है, जो अली देवता है, वो ना अपने हाउस में है या तो कहीं और है, ठीक है। अब हम लोग जब देखने गए तो वहां पे वो नहीं था, है ना। वो, इसका मतलब समझ आ गया ना, वो कहीं और था। अगर वो अपने हाउस में भी नहीं है तो हमको क्या समझ आ गया कि वो कहीं और है। तो ऐसे केसेस में हम इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन, अर्थपट्टी है ये। हमने एक पॉस्टुलेशन लगा लिया, एक अजम्पशन लगा लिया कि ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं है तो वो कहीं और पे पक्का होगा, वो एटलीस्ट मरा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो इम्प्लीकेशन और अर्थपट्टी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द इनहेरेंट कॉज, इसको हम समवे कहते हैं, ऑफ इंडियन फिलोसफिकल correspond to which of the causes given by the Aristotle। अगर मैं, आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो किया होगा तो मैंने अरिस्टोटल और न्याय सिलोजिज्म के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था, है ना। दोनों के बीच डिफरेंस बताया था। तो एरिस्टोटल हमेशा मटेरियल कॉज की बात करता है, हमेशा याद रखना, मटेरियल कॉज की बात करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉज, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी वैलिड नॉलेज कैन बी अटेन्ड थ्रू। देखो, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। देखो, रिपीट होते हैं इसी नेट पे क्वेश्चन। अभी मैंने पीछे ही बताया कि न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर एक प्रमाणा होता है जिसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, एक अप्रमाणा होता है जिसको इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। प्रमाणा के अंदर चार सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास आई थी, और अप्रमाणा के अंदर दो सोर्स ऑफ नॉलेज, हमने पीछे ही प्रीवियस ही अभी स्लाइड में बताया। तो ये जो चार सोर्स ऑफ नॉलेज थी वो ये कौन सी होती है, ये वाली, परसेप्शन प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंसेस को अनुमाना कहते हैं, कंपैरिजन वर्बल, और टेस्टिमनी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, जो चरवखा इंडियन फिलोसफिकल स्कूल इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन। जो हमने पढ़ी थी ना हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स स्कूल फर्स्ट लेक्चर में, तो हेटेरोडॉक्स स्कूल कौन से थे, जो कि आपको वेदास को फॉलो नहीं करते थे। तो उसके अंदर तीन स्कूल आते थे मेनली, चरवखा, बुद्धिज्म, जैनिज्म। जैसे चरवखा की बात की, चरवखा ने किसकी बात की थी, उसने मटेरियल चीजों की बात की थी, है ना। उसने बात की थी कि यहाँ पे बर्थ और रीबर्थ, ऐसा कर्मा कुछ नहीं होता। उसने बात की थी प्लेजर की, ठीक है। तो उसने बात की है स्पिरिचुअल एंड स्केप्टिसिज्म की, ठीक है। उसने मेडिटेशन की बात नहीं की, उसने योगा की बात नहीं की, उसने रिचुअल्स वगैरह की बात नहीं की है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल एंड स्केप्टिसिज्म की बात की है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर है 10th। इसमें है, दिस गवाया इज लाइक माई काउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीन्स ऑफ नॉलेज इन प्रमाणा। अब देखो, गवाया को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, काउ, ठीक है। काउ से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके सिमिलैरिटी, उसके रिजेम्बलेंस के बेसिस पे नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब उपनमा की भी कहते हैं इसे। ये थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है नया एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, ठीक है। आई होप सबको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फैट कृष्ण दत्ता eats either during night or day, fat Krishna Datta does not eat during the day, or therefore fat Krishna Datta eat during the nights। ये बोल रहा है सबसे पहले कि जो फैट कृष्ण दत्ता है ना कि वो दिन में खाता है और ना कि वो रात में खाता है। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है वो अब दिन में भी नहीं खाता। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, क्या पता वो नाइट में खाता हो। तो यहाँ पे मतलब कि वो एग्जम्पशन लगा रहे हैं, अजम्पशन के बेसिस पे, एक पॉस्टुलेशन के बेसिस पे, एक इम्प्लीकेशन अर्थपट्टी के बेसिस पे एक नॉलेज गेन करे, जजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इम्प्लीकेशन अर्थपट्टी। कंपैरिजन ये कर नहीं रहा, वर्बल टेस्ट शब्द किससे नॉलेज ले नहीं रहा है, किसी चीज के ना होने पे नॉलेज को हो नहीं रही, अनुपलब्धि है नहीं। तो इसका मतलब ये इम्प्लीकेशन और अर्थपट्टी होगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे।
क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। ठीक है, देयर इज अ स्मोक इन द मिस्टर चैम्बर्स वर्मास चैम्बर्स, so there must be a fire in the Mr. Verma's chambers। ठीक है, in accordance with the Indian logic this is an example of which। ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्मोक है, बोल रहा जहां जहां स्मोक होगी वहां वहां फायर होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या, जो आपके पास मिडिल टर्म है और जो आपके पास मेजर टर्म है उसके बीच में रिलेशन बता रहा है, तो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे व्यक्ति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति, जहाँ पे इनवेरिएबल रिलेशनशिप बताते हैं मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति। यहाँ पे प्रत्यक्ष परसेप्शन तो बता नहीं रहे, है ना, कंपैरिजन कर नहीं रहे, और हेतुअभ्यास ये तो पॉलिसी है, ये तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे व्यक्ति इनवेरिएबल रिलेशनशिप, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द एनवायरमेंटल वैल्यूज एज एडवोकेटेड बाय आवर एंसेस्टर्स, पहला कौन है, एंसेस्टर्स। दूसरा, अ स्कॉलर्स cites examples from Veda। ठीक है, the means of knowledge used by him her in terms of Indian logic will be called। अब ध्यान से सुनो, कोई भी अगर मान लो आप एंचेस्टस से कोई भी अपनी एनवायरमेंटल वैल्यू ले लेते हो, कोई भी वो लेके एक स्कॉलर है वो वेदा से कुछ चीज उठा लेता है, तो ये जो मीन्स ऑफ नॉलेज वो ले रहा होगा वो कौन सा होगा, तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में शब्द एंड वर्बल टेस्टिमनी होगा। मैंने बात की थी शब्द एंड वर्बल टेस्टिमनी में, अगर कोई ऑथेंटिकेट सोर्स से आप कोई भी चीज लेते हो, या तो चाहे वो आदमी हो चाहे वो वेदास हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द एंड वर्बल टेस्टिमनी। अगर उसको समझ आ गया कि ऑथेंटिकेट सोर्स है, इन्होंने कहाँ से लिया, अपने इंजस्टिस से लिया है, और स्कॉलर्स ने कहाँ से लिया, वेदास से लिया है। तो ये सब इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम शब्द एंड वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास इज एक्सेप्टेड इन वैशेषिका फिलोसफी। जो मैंने थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने बात की है कि जितने भी हमारे पास इंडियन फिलोसफिकल स्कूल थे उन्होंने कौन कौन सी मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वैशेषिका फिलोसफी का पूछा गया था। वैशेषिका फिलोसफी कल स्कूल कौन से थे, जो कि हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल थे, इन्होंने वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो प्रत्यक्ष और अनुमानात दो ऐसे सोर्स ऑफ नॉलेज थे जो कि इन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डॉक्ट्राइन दिए हैं और स्कूल्स दिए, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स। तो ये जो है चीज है इसको नोट कर लेना, ये नया कुछ टर्म है। ठीक है, ये नए कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना जहां भी अपने इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के नोट्स बनाए होंगे, तो ये सारे स्कूल्स दिए हम करते हैं। द नेक्स्ट इज, सबसे पहला वेदांता। वेदांता ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, अध्यय का। ठीक है, अध्यय का दिया है। ठीक है, संख्या ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, समयावस्था। याद कर लो एकदम परफेक्टली, पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है। न्याय ने दिया है आपको, क्या दिया है, अभावा। ठीक है, और बुद्धिज्म ने, ये देखो, प्रतीत्या समुत्पदा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसको तो एकदम याद ही कर लो आप, सिर्फ याद करने को समझने वाले कॉन्सेप्ट दिया है ये सब स्कूल्स ने। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, which of the following condition are necessary for अनुमाना inference according to the classical Indian logic। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं, पढ़ते हैं उसके बाद मैं फिर समझाऊंगी आपको। पहली कंडीशन, कॉग्निशन ऑफ हेतु, जो मिडिल टर्म होती है इन द पक्षा माइनर टर्म में। दूसरा, रिलेशनशिप ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन द मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म्स, एंड कॉग्निशन ऑफ मेजर टर्म इन द माइनर टर्म, एंड कॉग्निशन ऑफ माइनर टर्म ओनली। तो हमेशा याद रखना, ये तो होगा ही होगा। इसका मतलब हमने जहां भी स्मोक होगा वहां फायर होगा, इसका मतलब कि हमेशा इनवेरिएबल रिलेशनशिप मिडिल टर्म और मेजर टर्म में होना ही चाहिए। ये कंडीशन सबके सारे केसेस में होगी, कोई सी भी अगर आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज होती है सबके में कंडीशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, हेतु जो है, जो मिडिल है, वो हमेशा माइनर टर्म जो पक्षा में प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिक कंडीशन होती हैं किसी भी सोर्स ऑफ नॉलेज की। यहाँ पे अनुमाना का पूछा था, अगर किसी और का ही पूछा था तो यही मेनली दो चीजें होती। ठीक है, और तीसरा क्या बोला है ना, कॉग्निशन दी मेजर टर्म इन द माइनर। देखो मेजर टर्म हमने मिडिल टर्म का रिलेशनशिप पढ़ा है, इसका रिलेशनशिप हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि मेजर का माइनर से कोई रिलेशन है, नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए नहीं होगा ऑप्शन। माइनर टर्म ओनली नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल टर्म से ही हमको सारी कंक्लूजन निकलती है, सिर्फ माइनर टर्म भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द वेदर इज कोल्ड टुडे, वेरी कोल्ड टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू न्याय इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, ये जो चीजें है ना, अब जब वेदर कोल्ड है, इसका मतलब हमने पहले इस चीज को परसीव कर चुके हैं कि वेदर कैसा होता है, कोल्ड होता है। मैंने, अगर आपने लेक्चर मेरा अटेंड किया होगा इंडियोलॉजी का, तो मेरे परसेप्शन में जो उसकी काइंड्स ऑफ नॉलेज है, किसकी काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज परसेप्शन प्रत्यक्ष के अंदर, उसके अंदर मैंने बात की थी जनाना लक्ष्मण की।
जनाना लक्ष्मण कोई इसका आंसर है, क्योंकि इसने ना कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर ली है कि कोल्ड, मैंने जलेबी का आपको याद होगा एग्जाम्पल किया था कि जलेबी हमको कैसे पता है मीठी होती है, क्योंकि हमने पहले एक्सपीरियंस कर लिया है। तो जनाना लक्ष्मण इसका आंसर है। उसमें आता है समान लक्ष्मण भी था। समान लक्ष्मण क्या था कि इसका मतलब क्या होता है कि जो जैसा दिख रहा है वैसे ही आपको, जैसे फॉर ट्री में ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, है ना, तो जो जैसा है उसको वैसे ही देख। तो इसका आंसर क्या होगा, द वेदर इज वेरी कोल्ड, जनाना लक्ष्मण। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 19, in Indian logic, which means of knowledge drawn from the similarity between the two objects? मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बात की है सिमिलैरिटीज। जब सिमिलैरिटीज रिजेंबलनेस की बात करेंगे, कंपैरिजन उपनमा आ जाएगा, हमेशा याद रखना। और ये कौन से वाली सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसके थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज हम कहते हैं नया एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। टू इन्फर द रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, हम मडी वाटर को देख के ये सोच रहे हैं कि ये इन्फर कर रहे हैं कि रेन है। ये हमने पढ़ा है अनुमाना के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इफेक्ट है, ये क्या है, कॉज है। जब इफेक्ट से कॉज पे जाएंगे तो वो चीज हमारे क्या होती है, शेषावत। शेष क्या बचा था, वाटर। वाटर बचा था पॉन्ड के अंदर, उसको देख के रेन बनाया, बताया कि रेन हुई है, तो उसको कहते हैं शेषावत। इसका मतलब इफेक्ट से कॉज पे जाएंगे तो शेषावत होगा। अगर यही चीज कॉज से इफेक्ट पे जाते तो उसको पूर्वता अनुमाना कहते हैं, उसमें पूर्वता हो रहा था। इसका मतलब कि अगर मान लो क्लाउड होता, उसको देख के हम रेन बोल रहे होते कि क्लाउड है तो रेन होगी, तो वो पूर्वता अनुमान होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन द न्याय फिलोसफी? मैंने अभी फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में ही बात की है इस चीज की कि आप जो भी आपके पास आकांक्षा, योग्यता है, तात्पर्य, निधि, इसको हम लोग सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ सकता है। तो हमने बात की थी ए आकांक्षा, योग्यता, है ना, बात की थी एस सनिधि और तात्पर्य की। ये वर्बल टेस्टिमनी के अंदर आते क्वालिटीज होती है, मैंने बताई थी प्रॉपरली एक्सप्लेन से फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में। तो सबसे पहले होता है आकांक्षा, सबसे पहला क्या सीक्वेंस में आकांक्षा फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, योग्यता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, सनिधि है। चौथा हमारे पास क्या है, तात्पर्य है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड। आई होप सबको समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 22 है द सीक्वेंशियल ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलोसफी। पूर्ण फिलोजिज्म की बात की गई है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पूर्ण। इसको तो आप एकदम से बढ़िया से कर ही लो, अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर कर लो। मैंने लेक्चर में जो लेक्चर्स लिए हैं, फोर्थ या थर्ड लेक्चर में मैंने इसकी बात की है, आप जाके वहां रेफर कर सकते हैं। बस वो एक स्लाइड पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फोन क्या होता है। तो अब इसको बोला सीक्वेंस में लगाओ, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रतिज्ञा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, प्रपोजिशन कहते हैं। दूसरा क्या है, हेतु, रीजन। ठीक है, तीसरा क्या था हमारे पास, उदाहरण। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या आता है, उपनय, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन करना। और लास्ट जो आता है नगीमन। ठीक है, निगमा कहते हैं इसको, निगमना भी कहते हैं, कोई निगमन भी कहते हैं। ठीक है, आएगा। तो यहाँ पे फूड सिलोजिज्म, तो सबसे पहले फर्स्ट है ई। ई के बाद क्या था हमारे पास, सी। तो ये ऑप्शन क्या है, सी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करना है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द फॉलोइंग हेतुभ्यास प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन ड्यू टू द रेपुडिएशन ऑफ द साध्या। साध्या को क्या कहते हैं हम लोग, मिडल टर्म कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। सभ्य विचारा, इसने तो इरेगुलर मिडल की बात की है, तो ये तो आएगा नहीं। विरुद्ध, इसने कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल की बात की है, तो ये आ सकता है। 100%, इसने बात की है एक मिडल दूसरे मिडल से कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। असिद्ध में अनप्रूव्ड मिडल की बात की है, तो ये भी आएगा नहीं। तो रेपुडिएशन ऑफ सिर्फ एक मिडिल टर्म की बात की, वो क्या था, विरुद्ध। और ये जो है हेतु बेस्ड पॉलिसी जो लेक्चर है, मैंने फिफ्थ लेक्चर पढ़ाया है, आप उसको रिफर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हेतु बेस्ड होता है, कितने पार्ट होते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 24 है इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म। ठीक है, अगर आपने मेरी फिफ्थ क्लास लगाई होगी, उसमें हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु, मिडिल टर्म के बारे में। तो मैंने बात की थी मिडिल टर्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइनर टर्म में, कब, जब पक्षधर्मिता होता है। तो इसका आंसर होगा पक्षधर्मिता। व्यक्ति होगा नहीं, क्योंकि इसमें मेजर और मिडिल टर्म की बात होती है, तो ये होगा नहीं। लिंगा का मतलब ही मिडिल टर्म होता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पक्षधर्मिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी इज इंप्लाइड इन द फॉलोइंग, द फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर आपने हेतुभ्यास वाला लेक्चर जो फिफ्थ लेक्चर है वो किया होगा, तो आप इस एग्जाम्पल से टिक कर दोगे तुरंत आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बधित। बधित क्यों, नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल। मिडल क्या है, ये सब्सटेंसेस। अब देखो इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये फायर इज कोल्ड एंड सब्सटेंस,
बिकॉज इट इज सब्सटेंस। क्या मतलब बना? कुछ मतलब तो बना नहीं ना इन दोनों का, फायर इज कोल्ड और सब्सटेंस का, ठीक है। और नॉन इन्फ्लुएंशियल किस लिए बोल रहे हैं? फायर इज कोल्ड इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, कोई इन्फ्लुएंस लगाया ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बधित, क्योंकि नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल है। विरुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल की बात की है। असाधारण होगा नहीं, अनुपशमरी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th। द स्टेटमेंट द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर, व्हिच टाइप ऑफ फॉलिसीज मे बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये भी हेतु अभ्यास का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा व्यक्ति सिद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल टर्म तो ठीक है, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? देखो, स्मोक एक मिडिल टर्म होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जो मिडिल टर्म वो ट्रू है, बट वो माइनर टर्म को, ये माइनर है यहाँ पे, प्रूफ नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये मिडिल टर्म है ना, वो यहाँ होनी चाहिए थी, और जो ये होना चाहिए था वो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पोजीशन ही सही नहीं है। पोजीशन ना सही होने की वजह से ही ना यहाँ पे व्यक्ति सिद्ध फैलेसी आ गई है, ठीक है। और याद रखना, जो असिद्ध है ना, असिद्ध के अंदर ही आपके पास तीन फैलेसीज आती हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास आश्चर्य सिद्ध, ठीक है। दूसरा आता है स्वरूप सिद्ध, तीसरा आता है व्यक्ति सिद्ध, ठीक है। तो ये व्यक्ति सिद्धा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है मिडल और माइनर की, इसलिए यहाँ पे पॉलिसी कौन सी आ गई? व्यक्ति सिद्ध, ठीक है। आपको आई होप तो समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। Question number 27. All knowable objects are nameable. The pot is a knowable object. Therefore, the pot is nameable. The above is an example of which type of inference. ठीक है। हमने अनुमाना के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़े थे ये सारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले केवल अनावय क्या होता है? जहाँ पे हम पॉजिटिव इंस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। केवल अवैतरी क्या होता है? तो नेगेटिव इंस्टेंस की बात करते हैं। अन्वय वैतरी का पॉजिटिव की बात करते हैं और नेगेटिव की बात करते हैं। और शेषावता तो मैंने आपको आगे ही बताया है, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए मुझे, ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी पॉजिटिव है कि नहीं है? है ना? यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है ना? तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते तो ये इसका आंसर क्या होगा? केवल अनावि, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन टर्म्स ऑफ इंडियन लॉजिक, दिस हिल हैज अ स्मोक, ठीक है, विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर इज कॉल्ड। अब जो इनवेरिएबली एसोसिएशन की मैंने बात की थी फून सिलोजिज्म में, उसका आंसर क्या होगा? उपनया, जिसने एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कोमिनेंस टू द प्रेजेंट केस की बात, अब इसमें एप्लीकेशन की बात की थी प्रॉपर्ली, ठीक है। जो फून हमारी सिलोजिज्म थी, PHUUN, ठीक है, हमने फून सिलोजिज्म की बात की थी। तो इसमें से जो उपनया है वो ये वाला था, जहां पे हम एप्लीकेशन करते थे प्रॉपर्ली, उसके बाद हम कंक्लूजन देते थे। तो जब ये इन वेरिएबली एसोसिएशन की बात करेगा ना, वहां पे आपने क्या लगा देना है? उपनय के लिए बात कर देना है। मैंने फूल सिलोजिज्म को लेक्चर 3rd में समझाया, आप जाके समझ सकते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, द इन्फ्रेंस इज कॉल्ड। अभी मैंने इसी ये 27 क्वेश्चन है, इसी में बात करनी थी, तो इसका आंसर आई थिंक हम दे पाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? अन्वय वैतरी का, जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 30। मैच द लिस्ट 1 and 2। देखो, ये फिर दोबारा से फून सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, बस इसमें एग्जांपल अलग दे दिए हैं, बट आपको समझना करना वैसे ही जैसे मैंने आपको 4th या 3rd लेक्चर में समझाया है। फून सिलोजिज्म बहुत अच्छे से समझाया है, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फून प्रतिजना, जिसको हम प्रपोजिशन कहते हैं, तो एक स्टेटमेंट होती है टेंटेटिव, वो ये हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या होता है हमारे पास? एच, हेतु, जिसमें हम रीजन की बात करते हैं, जहां पे बिकॉज आएगा वहां पे आपके पास हेतु रीजन की बात कर लोगे, ठीक है। उसका उदाहरण, उदाहरण तो यही है, पैथागोरस का इन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद है उपनय। उपनय मतलब इनवेरिएबली, जो भी मैंने अभी पीछे ही बात की नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में, जो भी इनवेरिएबली एसोसिएशन होगा वहां की बात करेगा या एप्लीकेशन की बात करेगा, उसको हम उपनय में बोल देंगे, ठीक है। निगमना की बात करते हैं तो यहाँ पे जहां पे देयरफॉर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रूफ कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ प्रूफ कर दिया, ठीक है। स्कॉर्चेट इज मोडल है, ठीक है, स्कॉरेट इज मॉडल्स है, प्रूफ कर दिया है कि निगमना ही होता है, जहां पे प्रूफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोस व्हिच इलस्ट्रेट द फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल। हमने हेतुभ्यास में बात की थी, ठीक है। अब प्रीवियसली स्लाइड में मैंने असिद्ध की बात की थी। असिद्ध की बात, किसको हम असिद्ध में हम क्या करते हैं? अनप्रूव्ड मिडल की बात करते हैं, ठीक है। अब असिद्ध के अंदर मैंने 3 चीजों की बात की थी, इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आश्चर्य सिद्ध, ठीक है, स्वरूप सिद्ध एंड व्यक्ति सिद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे असिद्ध तो गिवन है नहीं, तो यहाँ इसके ये तीनों पार्ट्स गिवन है। तो अनप्रूव्ड मिडल, आश्चर्य सिद्ध, व्यक्ति सिद्ध और स्वरूप सिद्ध, इन तीनों ने बात की है, ठीक है। विरुद्ध ने कॉन्ट्रडिक्ट मिडल की बात की है, बधित ने नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रडिक्ट की बात की है।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी और ई, थर्ड। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैच दी लिस्ट 1 and 2। ठीक है, ये भी इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है, ये भी जहां पे आपने नोटिंग की होगी, ये भी नोट कर लीजिए वहां पे स्कूल्स के सामने। ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट एंड स्कूल्स की बात की है, कौन से स्कूल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो संख्या ने दिया था मोक्ष। ठीक है, ठीक है। जैनिज्म ने अपवर्ग दिया था। ठीक है, उपनिषद ने निश्चर्य दिया था, एंड बुद्धिज्म ने निर्वाणा दिया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लो, जहां पे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के बारे में बात की है, ये यू नोट कर लो किसने क्या दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक प्रीवियस स्लाइड में मैंने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में भी बात की है कि उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, तो वो भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्पिट ऑफ परसेप्शन। इस चीज की मैंने बात की परसेप्शन प्रत्यक्ष में, जो कि फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, सेकंड अपने वीडियो लेक्चर में बात की है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी, बियॉन्ड द एम्पिट ऑफ परसेप्शन का मतलब डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू, प्राइम फेशियल एविडेंस की, मतलब देखते देखते आप नॉलेज, किसी को देखते हो बस देख कर ही नॉलेज मिल जाती है, तो वो क्या था, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जिसको हम इंडिटर्मिनेट प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और ये स्टेजेस ऑफ प्रत्यक्ष थे। ठीक है, और सविकल्प दूसरा होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेट होता है, और इसका मतलब क्या होता है, आप डीप में स्टडी करके नॉलेज देते हो। तो यहाँ पे एम्बिट ऑफ परसेप्शन की बात हो रहा है, तो डायरेक्ट सेंस की बात हो रही है, प्राइम फेशिया की बात हो रही है, तो इसलिए निर्विकल्प या इंडिटर्मिनेट प्रत्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 34 है, गोल्ड माउंटेन इज फियर बिकॉज इट इज स्मोगी। अब देखो, आप मुझे ये बताओ, ये गोल्ड माउंटेन जैसी कोई चीज होती है, कभी सुनी है आपने? यही यही माइनर टर्म, ये माइनर टर्म है ना हमारी, ये यहाँ पे फॉल्स आ रही है। तो मैंने आपको बताया था असिद्ध के अंदर तीन चीज थी, अभी प्रीवियसली स्लाइड में बताया है। ठीक है, आश्चर्य सिद्ध, स्वरूप सिद्ध एंड व्यक्ति सिद्ध, है ना, ये तीन चीज बताई थी ना। तो जहां भी माइनर टर्म का फॉल्स होती है, उसी को हम आश्चर्य सिद्ध कहते हैं। ठीक है, आप जाके क्लास आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताई है हेतु अभ्यास की क्लास में कि आश्चर्य सिद्ध होता क्या है। ठीक है, स्वरूप सिद्ध, व्यक्ति सिद्ध और सभ्य विचारा, ये तो होंगे। ठीक है, जहां पे भी आपके पास माइनर टर्म एकदम से फॉल्स होगी, कोई मतलब ही नहीं बन रहा होगा, ठीक है, वहां पे आप आश्चर्य सिद्ध आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां माइनर टर्म फॉल्स होती है। अब नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 35 की, which of the following Indian philosophical school are antithetical to the Vedas। एंटीथेटिकल का मतलब कि जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते। कौन से स्कूल नहीं करते थे, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, हेटेरोडॉक्स स्कूल। ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कौन कौन से थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरवाखा। ठीक है, तो सी, डी और ई, इसका आंसर ये है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 35, असिद्ध इज फॉलिसी व्हेन मिडिल टर्म इज, मैंने बहुत पीछे ही बात की है, असिद्ध एक हेताभ्यास की पॉलिसी है जिसमें कि मिडिल क्या होता है, अनप्रूव्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रूव्ड मिडिल। मैंने बात की असिद्ध के अंदर क्या आती है, आश्चर्य सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्यक्ति सिद्ध। आश्चर्य सिद्ध में क्या था, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात की है, जहां पे गोल्डन माउंटेन की बात की है ना, वो आश्चर्य सिद्ध था, चाहे माइनर टर्म फॉल्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। द लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास। अब लौकिक और अलौकिक के बारे में हमने परसेप्शन प्रत्यक्ष फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज में पढ़ा था। ठीक है, जो कि नया एपिस्टेमोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, ये जो लौकिक अलौकिक काइंड्स है, किसके, प्रत्यक्ष के और प्रमाणा के। लौकिक का मतलब ऑर्डिनरी, अलौकिक का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब जो लौकिक होता है उसमें हमने बात की थी एक्सटर्नल इंटरनल चीजों की बात की थी, और अलौकिक में हमने बात की थी जनान लक्ष्मण, समान लक्ष्मण, योज, योगा या योजना भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है किस चीज के अंदर आएंगे, तो ये आते हैं प्रत्यक्ष परसेप्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, which of the following pramana is used by classical Indian school of logic to prove the existence of God। किसने किया था इन्फ्रेंस, अनुमान, जो कि सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है, उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव किया था। अर्थपट उपनमा कर नहीं सकता, कंपैरिजन किया है, अर्थपट्टी कर नहीं सकता कि किसी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये बोलता है कि किसी चीज के ना होने पर नॉलेज होती है, परसेप्शन कर नहीं सकता। तो किसने किया था, इन्फ्रेंस अनुमाना। ठीक है, जो कि सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द टर्म योजजा या इंट्यूटिव परसेप्शन की मैंने बात की है प्रीवियसली, जो स्लाइड है जो मैंने सीरीज ली हुई है उनमें भी बात की है, pertains टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास। तो अभी मैंने इसमें ही बात की थी क्वेश्चन नंबर 36 में, कि अलौकिक के अंदर ही हमने समान लक्ष्मण, जनान लक्ष्मण और योजजा, ये तीनों चीजें पढ़ी थी। तो योजना जो थी, ये क्या थी, ये सब काइंड्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाणा है, तो ये किसके अंदर आती है, प्रत्यक्ष के अंदर, इसको हम परसेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 39,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्लासिकल नया लॉजिक स्कूल विच लॉजिक फ्लॉ इज मेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? द स्काई रोज इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज रोज सिमिलर टू द अर्थ रोज। ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने कोई स्काई रोज की तरह कोई चीजें सुनी है क्या? कभी कोई ऐसी चीज होती है? तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनर टर्म ही फॉल्स हो गया। जब भी माइनर टर्म फॉल्स हो जाता है तो उसे हमें क्या कहते हैं? आश्चर्य सिद्ध। और आश्चर्य सिद्ध के अंदर किसके अंदर आता है? असिद्ध के अंदर। ठीक है। इसके अंदर ही, असिद्ध के अंदर ही आश्चर्य सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यक्ति सिद्ध आता था। ठीक है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन तो प्रीवियसली स्लाइड से ही बात कर रही हूँ। आश्चर्य सिद्ध क्या होता है, असिद्ध क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, असर्शन रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं असर्शन की। एज पर द क्लासिफिकेशन इंडियन वे ऑफ लॉजिक, द ऑगुमेंट द साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल इज फॉलोशीज। ये बोल रहा है असर्शन में कि ये जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, ये फॉल्स है, फैलेशियस है, सही नहीं है। तो अब इसका रीजन दिया है क्यों नहीं है। एज पर द क्लासिकल इंडियन व्यू ऑफ लॉजिक द आर्गुमेंट साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट विल इन्वॉल्व मिडल टर्म कांट बी इट्स वेरी नेचर बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, क्योंकि मिडल टर्म जो है माइनर टर्म में प्रेजेंट नहीं है। अब इसको प्रूव करते हैं सही है कि नहीं है। अब जो हमारी मिडिल टर्म थी वो ये थी, अब ये थी माइनर टर्म। अब मुझे ये बताओ, क्या विजिबल कभी साउंड होता है? साउंड तो ऑडिबल हो सकता है। तो जब ये वाली टर्म जो है इससे मैच ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये इसने क्या बोला है? ये मैच नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब इसने सही बोला है, रीजन इसने सही दिया असर्शन का। इसका मतलब ये रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मिडिल टर्म जो माइनर टर्म को प्रूफ नहीं कर रही। मतलब विजिबल से साउंड का रिलेशन कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू बिकॉज आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टेटमेंट फर्स्ट इज, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रपोजिशन। ठीक है। एरिस्टोटल सिलोजिज्म हैज 5 प्रपोजिशंस। ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो किए होंगे तो मैंने एरिस्टोटल्स और न्याय सिलोजिज्म के बीच में डिफरेंस एक स्लाइड में बताया, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे न्याय सिलोजिज्म है ना, इसमें कितने प्रपोजिशन होते हैं? 5। और अरिस्टोटल में 3। ठीक है। जो न्याय है उसके अंदर क्या बोला? 3, क्योंकि गलत हो गया, यहाँ तो 5 होते हैं। और यहाँ पे क्या है? अरिस्टोटल ने बोला 5, नहीं गलत है 3। मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, उल्टा दे दी। यहाँ पे 3 की जगह पे 5 देना चाहिए था, यहाँ पे 5 की जगह पे 3 देना चाहिए था। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक है। क्योंकि न्याय सिलोजिज्म के अंदर 5 प्रपोजिशन होते हैं। हम लोग फून सुना है ना, फून सिलोजिज्म वो होता है। और अरिस्टोटल के अंदर 3 होता है, माइनर, मेजर और मिडिल टर्म। ठीक है। तो समझ आ गया होगा आई होप से ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। न्याय और अरिस्टोटल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैंने एक स्लाइड में पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं मेरे लेक्चर से जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन लॉजिशियन न्याय, ऑल फैलेसीज आर मटीरियल फैलेसीज। ठीक है। अब इसका रीजन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द न्याय सोलिज्म डिडक्टिव इंडक्टिव फॉर्मल मटीरियल। ठीक है। जो मैंने अभी बात की ना अरिस्टोटल की और न्याय सिलोजिज्म की बात की थी। ठीक है। तो इसने बात कर न्याय की। तो न्याय में कितने? 5 सिलोजिज्म होते हैं। और इसने बोल रहा है कि न्याय के हिसाब से सारी मटीरियल पॉलिसी होती है, ये भी सही है। सारी पॉलिसी क्या होती है? मटीरियल होती है, ये भी सही है। और ये बोल रहा है ये डिडक्टिव भी होती है, न्याय डिडक्टिव भी होती है, इंडक्टिव भी होती है, और ये फॉर्मल भी होती है। ठीक है। तो ये जो असर्शन है ये भी सही है, अब रीजन भी सही है, और रीजन क्लियरली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। ये डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया अपने लेक्चर में, जाके रेफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये भी। अकॉर्डिंग टू द न्याय पॉलिसी ऑफ सभ्य विचारा, मैंने हेतु अभ्यास जो पढ़ाया है 5th लेक्चर में, उसको जाके आप रेफर कर सकते हैं। सभ्य विचारा क्या होता है, असिद्ध क्या होता है, बाधित क्या होता है, विरुद्ध क्या होता है, समझ आ जाएगा। सारी फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्याय फैलेसी ऑफ सभ्य विचार अकर व्हेन द मिडिल टर्म लीड्स टू द डिफरेंट अपोजिट कंक्लूजन। मैंने सभ्य विचार में बताया था कि जो क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होती है वो इरेगुलर होती है, डेविएटेड होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन देती है, अपोजिट कंक्लूजन देती है। तो इसका assertion तो सही बोल रहा है। अब रीजनिंग क्या है? when middle term is irregular, जब मिडिल टर्म इरेगुलर होती है तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिवली नॉट
रिलेट टू द माइनर टर्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसमें सभ्य विचारा में माइनर टर्म की तो बात करते ही नहीं है, हम इसमें मेजर टर्म की बात करते हैं। तो इसलिए ये वाला जो रीजन है ना, ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू गिवन है। तो फॉर क्लासिकल इंडियन थिंकर जो इन्फ्रेंस अनुमाना होता है मीन्स ओनली सोलोजिस्टिक इन्फ्रेंसिस। सेकेंड क्या बोला है? अनलाइक एरिस्टोटल सोलोजिज्म अनुमाना इन्वॉल्व 4 स्टेप इंस्टेड ऑफ 3। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये बोल रहा है अनुमाना मीन्स ओनली सिलोजिस्टिक इन्फ्रेंसिस। हम जहां बात करते हैं कि जहां भी ओनली आ जाएगा वहां आप ध्यान देना कहीं वो चीज गलत ना हो रहा है, बट यहाँ पे ओनली सिलोजिस्ट इन्फ्रेंस ही है, तो ये चीज सही है। हम फून सिलोजिज्म्स की बात करते हैं ना, तो वो इसी के अंडर आती हैं, तो इसीलिए ओनली अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये स्टेटमेंट तब भी सही है, ठीक है। स्टेटमेंट टू है कि अनुमाना में 4 स्टेप आते हैं। अब मैंने फून सिलोजिज्म पढ़ाया तो उसमें कितने स्टेप्स थे? 5 थे ना, तो 4 और 3 की तो बात ही नहीं बनती, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, और ये क्या होती है? ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Question number 45. According to the classical Indian school of logic, which of the following are names of fallacies involving contradiction of the middle term by another middle term? अब मुझे बताओ, ये जो स्वरूप सिद्धा था और ये जो व्यक्ति सिद्धा है ना, ये जो स्वरूप सिद्धा है और ये स्वरूप सिद्धा है और जो व्यक्ति सिद्धा है, इन्होंने अनप्रूव्ड मिडिल की बात की, क्योंकि ये असिद्ध के अंदर आते थे। मैंने आपको हेतु अभ्यास में पढ़ाया ना, अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बात किया है। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो मतलब ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बदित की। बदित ने क्या बात की है? नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल की, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल की बात हो रही थी, आएगा। विरुद्ध ने भी कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल की बात की थी, तो ये भी आएगा। तो आंसर क्या होगा? बी और डी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हेतु बहस की क्लास देखनी है तो आप 5th लेक्चर में जाके देख सकते हैं, एओसिटी क्लासेस की, ठीक है। आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, असर्शन रीजनिंग दिया है। अब देखो, इफ देयर इज अ कॉन्टेस्टेशन बिटवीन द श्रुति एंड स्मृति, श्रुति प्रिवेल्स ओवर स्मृति। अब देखो, ये श्रुति और स्मृति वैसे तो हायर एजुकेशन का जो भी एंशिएंट इंडिया का पार्ट है उसका पार्ट है, बट यहाँ पे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए श्रुति और स्मृति यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इसमें से। श्रुति का मतलब होता है सुनना, स्मृति का मतलब होता है कोई चीज रिमेम्बर करना, याद करना, ठीक है। तो श्रुति जो है इसके अंदर वेद उपनिषद वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए बोल रहा है कि श्रुति प्रिवेल करती है स्मृति के ऊपर। स्मृति में क्या आता है? सिर्फ इसकी एप्लीकेशन करनी होती है जो हमने वेद वगैरह पढ़े हैं, तो ये तो सही हो गया, क्योंकि वेद से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अब रीजन क्या दिया? श्रुति रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदा एंड उपनिषद, ठीक है। और स्मृति इज एप्लीकेशन, मैंने अभी आपको इसी में बताया था, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 47, इसने ये बात की पाराविद्या। अब देखो, ये पाराविद्या ये फिर दोबारा से हायर एजुकेशन में जो एंशिएंट इंडिया वाला सिस्टम है उसके एक पार्ट है, बट ये इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है ना, उसका एक पार्ट इसमें आ जाता है इंडो लॉजिक में, तो इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। पाराविद्या मतलब क्या होता है? वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से कि जो नॉलेज आप खुद से लेते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर, उसमें निर्वाणा की बात होती है, खुद सेल्फ से, उसे हम कहते हैं पाराविद्या। तो नॉलेज दैट ट्रांसिट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, खुद से आप सेल्फ ऑब्जर्व करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, ठीक है, उससे ह्यूमन एक्सपीरियंस हो जाता है। अब ये पराविद्या होता है। दूसरा क्या होता है? अपराविद्या। अपराविद्या का मतलब क्या होता है? जो गृहस्थ जीवन आप जीते हो ना, है ना, जो लाइफ टाइम आप जी रहे हो ना, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, वो वाली विद्या लेना, उसे कहते हैं अपराविद्या, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट कमिट द फॉलिसी ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल, यहीं से आंसर बन जाता है आपका तुरंत ही। कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल हमने बात की थी हेतुभ्यास में विरुद्ध की। अब विरुद्ध में कौन सा एग्जाम्पल गिवन था? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। हेतुभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 5th लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं, उसको बढ़िया से कवर कर लीजिए, कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और वहां पे कुछ हेतुभ्यास में याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जैसे एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप पढ़ना होता है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ठीक है। इसमें हेतुभ्यास और एग्जाम्पल्स की बात की गई है। अगर आपने हेतुभ्यास पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल्स वहां पे हमने पढ़ाए थे अच्छे ढंग से, उसको आप रेफर कर सकते हैं, 5th लेक्चर में हमने बात की है। आश्चर्य सिद्धा जो कि असिद्ध का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने बात की थी कि जो भी माइनर टर्म वो अनरियल होती है, जैसे स्काई लोटस, पता ही नहीं अनरियल है माइनर टर्म, तो ये इसका
आंसर हो जाता है। व्यक्ति सिद्धा, ये थर्ड पार्ट है असिद्ध का। असिद्ध के अंदर आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध एंड व्यक्ति सिद्धा आता है। तो व्यक्ति सिद्धा क्या होता है, इसमें बात करते हैं हम, मिडिल टर्म जो है वो ट्रू है बट आपको माइनर टर्म को प्रूफ नहीं करती है, तो यहाँ पे ये इसका आ जाएगा आंसर। स्वरूप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा में हमारे पास आता है साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। अब मुझे बताओ साउंड क्या विजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ स्वरूप सिद्धा आंसर आ गया। असाधारण सभ्य विचारा जो है उसका आंसर आता है साउंड इज अटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। आप हेतुभ्यासी क्लासेस के लिए आप रेफर भी कर सकते हो, मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंसेस रिप्रेजेंट विच आर द फॉलोइंग हेतुभ्यासी। ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लो। फायर इज कोल्ड, अब मुझे बताओ फायर इज कोल्ड का सब्सटेंस से कोई रिलेशन है? रिलेशन तो है नहीं, तो नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इन्फ्रेंस लगा रहे हैं, फायर इज कोल्ड अपने आप बोल दे रहे हैं, नॉन इन्फ्रेंशियल है। और मिडिल टर्म जो है इन टर्म से कॉन्ट्रडिक्टरी कर रही है, तो इसका आंसर क्या होता है? बद्धित। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये भी एक हेतुभ्यास है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन 51, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे कुछ लिस्ट वन सेकंड में कुछ चीजें दी हैं, उसको आपको मैच करना है। व्यक्ति क्या होती है? मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में रिलेशनशिप, तो यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन द मिडिल एंड मेजर टर्म। ठीक है, लिंगा मैंने बात की थी, क्या होता है? साइन और रीजन। ठीक है, साध्या क्या होता है? द प्रॉपर्टी बीइंग इन्फर्ड। साध्या को हम मिडिल टर्म कहते हैं, इसको हम इन्फर्ड करते हैं, इसीलिए हम इसको साध्या कहते हैं। पक्षा क्या होता है? लोकस ऑफ हेतु एंड साध्या। इसका मतलब पक्षा का मतलब माइनर टर्म होती है, और ये हेतु एंड साध्या की हेल्प से ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पक्षा को इससे रिलेट कर दिया हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following is not constituent member of the Indian syllogistic arguments। फून सिलोजिज्म की बात की थी ना, अब फून सिलोजिज्म की बात देखो, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें हेतु तो है। ठीक है, उदाहरण भी होता ही है, ये रहा उदाहरण। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये होती है उपनया, तो ये उपनया भी है। क्या चीज नहीं है? उपनमा। ये उपनमा क्या होती है? कंपैरिजन होती है। ये सोर्स ऑफ नॉलेज है थर्ड, तो ये इसमें नहीं होगा, इसका मेंबर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू को। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्ति। व्यक्ति का मैंने बताया मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में एक रिलेशनशिप, तो ये क्या होगा? फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एन इमीडिएट वैलिड कॉग्निशन ऑफ ए रियलिटी ड्यू टू द सम काइंड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट की हमने बात कहां से की थी? कहां, कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज में की थी? प्रत्यक्ष, परसेप्शन में की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द थिंग। उपनमा मतलब हमें लाइकलीनेस ऑफ थिंग मतलब कंपैरिजन करना और नॉलेज को वहां से निकालना, रिजेंबलनेस की बेसिस पे नॉलेज निकालना। ठीक है, उसके बाद है अनुमाना। अनुमाना मतलब सम साइन और मार्क के बेसिस पे, हमने इसमें बात की थी साइन मार्क हेतु मिडिल टर्म की बात की है, इसलिए अनुमाना इसमें आ जाएगा। आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं इंडियन लॉजिक के, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 54, इन इंडियन लॉजिक प्रेजेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म। हमने हेतुभ्यास के या मिडिल टर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, उसमें हमने पक्ष धर्मता पढ़ा था, इसमें हमने बोला था कि मिडिल टर्म माइनर टर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पक्ष धर्मता। व्यक्ति का मतलब मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशन, लिंगा का मतलब हेतु और लिंगी का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ये दोनों चीजों को, लिंगा और लिंगी को मैंने अनुमान में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके सुन सकते हैं। इसका आंसर क्या है? पक्ष धर्मता। क्वेश्चन नंबर 55 है, which of the following statements are true regarding with regard to व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है? मेजर और मिडिल टर्म के बीच में इनवेरिएबल रिलेशनशिप, तो ये तो सही है। व्यक्ति का मतलब मैंने व्यक्ति वाली क्लास में फिफ्थ लेक्चर में बताया है, ठीक, परवेशन होता है, इनहेरेंस करना होता है दो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में, तो ये भी है, परवेशन की बात कर रहे हैं। इट सर्व एज अ बेसिस ऑफ न्याय सिलोलिज्म। नहीं, न्याय सिलोलिज्म के अंदर क्या होता है? खून की बात होती है, व्यक्ति की बात नहीं होती। ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। ठीक है, चलता नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, दो स्टेटमेंट गिवन है। अ व्यक्ति बिटवीन टू टर्म ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड समय व्यक्ति। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन द फायर एंड द स्मोक इज समय व्यक्ति। देखो, अब व्यक्ति के अंदर, ठीक है, व्यक्ति के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, दो पार्ट्स हैं, एक समय व्यक्ति आता है, एक असमय व्यक्ति आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो समय व्यक्ति होता है इसका मतलब ही इक्वल एक्सटेंशन, इक्वल कॉन्कोमिटेंस, ये होता है। ठीक है, और समय व्यक्ति के अंदर ही अगर आप स्मोक से, जहां जहां स्मोक है वहां फायर होगा,
समय व्यक्ति ऐसे जाती है। तो जब भी ये पूछा जाए जहां जहां स्मोक होगा वहां फायर होगा, तो वहां समय व्यक्ति आती है। या कभी इक्वल एक्सटेंशन, इक्वल कॉन्कोमिटेंस की बात की जाए, समय व्यक्ति होता है उसका मतलब। और असमय व्यक्ति क्या होता है, उसका उल्टा होता है। यहाँ पे इक्वल एक्सटेंशन नहीं होता एंड इक्वल कॉन्कोमिटेंस नहीं होता। और यहाँ पे स्मोक से फायर की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन फायर से स्मोक की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देख, अब समय व्यक्ति जो है ना, उसकी हमने क्या बात की, स्मोक से फायर की तरफ जाना है, बट यहाँ पे फायर से स्मोक की तरफ जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इक्वल एक्सटेंशन की बात की है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, व्यक्ति क्या होती है, असमय व्यक्ति, और समय व्यक्ति क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 57th। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतुभ्यास फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, जो हेतुभ्यास होता है ना, वो एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, हेतुभ्यास क्यों आया, क्योंकि हेतु में कुछ पॉलिसीज, कुछ फॉल्स चीजें आई, तो इसलिए हेतुभ्यास निकल के आया। तो यहाँ पे जितनी नेगेटिव चीज होंगी उस पर टिक करेंगे। वैलिड तो पॉजिटिव है, इसमें टिक नहीं करेंगे, ये है नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स। इनवैलिड होगा, ठीक है, साउंड हो नहीं सकता, अनसाउंड होगा और इनफॉर्मल होगा। ठीक है, तो बीडीई, बीडीई कहाँ है, थर्ड, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 58 है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेतुभ्यास। अब देखो, फायर इज कोल्ड, इट इज सब्सटेंसेस, अब ये क्या है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। इसका आंसर पहले बता दें, बाधित होगा। पहली बात तो नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रडिक्टरी मिडल, क्यों, जो ये मिडल है, ये इस स्टेटमेंट से पूरी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ठीक है, सब्सटेंस, फायर इज कोल्ड एंड सब्सटेंस कुछ लेना देना है नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात ये, फायर इज कोल्ड इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, इन्होंने कोई इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस अनुमान अनुमान नहीं लगाया, सिर्फ अपने आप से बोल दिया फायर इज कोल्ड, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बाधित। ये एक हेतुभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू अनुपलब्धि एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। अनुपलब्धि का मतलब ये सिक्स्थ मीन्स ऑफ नॉलेज है आपकी नेचुरल एस्ट्रोनॉलॉजी के अंदर। इसका मतलब है नॉन एप्रीहेंशन, मतलब किसी चीज के ना होने पे नॉलेज होती है। मैंने जार का एग्जांपल दिया था, जार अगर खाली है तो इसका मतलब हमको नॉलेज होगी खाली, कुछ भरना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं पहले ऑप्शन की, आई डू नॉट कॉग्नाइज द पॉट ऑन द टेबल। ठीक है, देयरफॉर इट इज एब्सेंट हियर, मैंने पॉट नहीं देखा टेबल को, इसका मतलब वहां पे नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा, आई इन्फर, इन्फर मतलब यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगा रहे हैं तो अनुमान तो यहाँ होएगा ही नहीं। आई डायरेक्टली परसीव, ऐसे परसेप्शन, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। I know the absence of the pot on the table because I know its similarity. Similarity मतलब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कंपैरिजन की बात की है, इसमें प्रत्यक्ष की बात कर ली, इसने अनुमान की बात की। एक्चुअली ऑप्शन में क्या आएगा, ए इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग अनुमाना ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमने सेकंड लेक्चर में अनुमाना की बात की है इंडियन लॉजिक के एवरेज क्लासेस पे। इससे मैंने क्लासिफिकेशन गिवन थी, 3 क्लासिफिकेशन की थी, तो आप जाके वहां देख सकते हैं, तो उसके मैच करना है। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर सकते हैं किसकी, स्वार्थ परार्थ। ठीक है, गौतमा क्लासिफिकेशन पूर्वता, शेषावता एंड सामान्य दुदर्श था। ठीक है, व्यक्ति जो थी केवल अनावि, केवल वेत्री एंड अनायवेत्री। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। इमीडिएट नॉलेज ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन अंडर विच प्रमाणा। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात की अनुपलब्धि की। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज के ना होने पे आपको जो नॉलेज होती है उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि, तो इसका आंसर क्या होगा, अनुपलब्धि। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारे 61 क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यूज हैं इंडियन लॉजिक के, ये कर लेंगे तो आपका इंडियन लॉजिक तो मजबूत हो जाएगा और एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी इंडियन लॉजिक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, वो पीवाईक्यू के साथ खत्म होती है। कोई भी आपको क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी कोर्स लेना होता है, तो एवर स्टडी जो क्लासेस है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर गिवन है। ठीक है, एवर स्टडी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।